आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। यूपी के एटा में एक ओवरब्रिज का हिस्सा टूटने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। जिस वक्त पुल का हिस्सा गिरा, उस समय नीचे से गुजर रही एक गाड़ी इसकी चपेट में आ गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। ये पुल NH 91 पर बनाया जा रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का शिकार लोगों के परिवारों की हर संभव मदद करने का आदेश दिया है। GT रोड है जिसमें फ्लाईओवर बना रहे थे, NHI की तरफ से बनाया जा रहा था, लेकिन कंपनी PNC है, उसके द्वारा निर्माण कार्य जारी था। ये तो 4 गार्डर जो है उस पर लगाए गए थे, पहले से उसको जोड़ रहे थे। हाइड्रा मशीन से कुछ सामान पहुंचा रहे हैं, उसी समय जो है डिस्टर्ब हुआ है। 4 गार्डर एक एक करके गिर गए। तो उसी दौरान एक गाड़ी पिकअप मैक्स जो है उसके अंदर से गुजर रही थी, तो एक जो है गार्डर उसी के ऊपर गिर गया है। तो उसको बाद में क्रेन से उसको निकलवा करके उसको हम लोगों ने डेड बॉडी 2 मिली है, दोनों को हम लोगों ने जिला अस्पताल भिजवा दिया है। और इसकी मैं जांच कराऊंगा। इसके जो भी इसके विरुद्ध जो भी दोषी होगा उसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कराएंगे। चीन के फुजान में एक कार 2 ट्रकों के बीच में पिस गई। ये कार ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद ट्रक के पीछे खड़ी, लेकिन तभी पीछे से आए एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार दोनों ट्रकों के बीच में पिस गई। इससे पहले वो कार एक ट्रक के पीछे खड़ी नजर आई। ये ट्रक ट्रैफिक सिग्नल के हरा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा ट्रक आया जिसने कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही कार कई मीटर घिसटते हुए आगे खड़े ट्रक से जा टकराई। पीछे से आ रहा ट्रक भी कार समेत पहले ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों के बीच में मौजूद कार बिल्कुल पिचक गई। हादसे को देख वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद राहत बचाव के लोग वहां पहुंचे और बीच में फंसी कार को निकालने की कोशिश शुरू की गई। हालांकि कार में सवार लोगों की किस्मत अच्छी रही और उन्हें इस खतरनाक हादसे में हल्की चोटें ही आईं। चीन के साथ विवाद पर सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लद्दाख में 20 जाबाज शहीद हुए हैं, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनकी वीरता, उनके कौशल, उनकी सूझबूझ पर देश अटूट विश्वास रखता है। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने राज्यसभा की 2 सीटों पर जीत हासिल की और कांग्रेस को 1 सीट मिली। एक दिन पहले जब BSP, SP और निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था, तभी से तय माना जा रहा था कि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। नतीजों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने खुद भी केवल 1 सीट जीतने की बात कबूल कर ली। हालांकि वोटिंग से पहले कमलनाथ ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी ओर से कोई कमी न रह जाए और कांग्रेस का हर विधायक वोट डाले।
यही वजह रही कि पार्टी के कोरोना पॉजिटिव विधायक कुणाल चौधरी भी वोट डालने पहुंचे। वो डॉक्टर के कहने पर होम क्वारंटीन हो गए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए एक एक वोट अहम था, इसलिए वो पीपीई किट पहनकर मतदान करने पहुंचे। उनके जाने के बाद विधानसभा परिसर में केमिकल का छिड़काव भी किया गया। राज्यसभा की एक सीट पर जीत पक्की करने के लिए कमलनाथ के घर पर विधायकों की बैठक भी हुई, जिसके बाद सभी विधायक बसों में बैठकर विधानसभा पहुंचे। वोट डालने के बाद कमलनाथ ने खुद माना कि कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट ही आएगी। ये शुरू से सबको पता था, जब 22 में गए कि हमारी एक ही सीट आनी है, एक ही सीट आएगी। वहीं चुनाव से एक दिन पहले हुए उलटफेर के बाद बीजेपी का खेमा खुश दिखा और पार्टी के विधायक पूरे उत्साह के साथ मतदान का हिस्सा बने। बीजेपी नेताओं ने 2 सीटें जीतने का दावा भी किया। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अच्छे वोटों से जीत रही है। मध्य प्रदेश में नतीजों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के दावे सही साबित हुए, क्योंकि वहां की 3 सीटों में 2 बीजेपी के खाते में आ गई और इसके दोनों उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा चुनाव जीत गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 56 और सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के पहले उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को जीत हासिल हुई और उसके दूसरे उम्मीदवार फूल सिंह बरैया हार गए। दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले, वहीं फूल सिंह बरैया केवल 36 वोट मिलने की वजह से हार गए, क्योंकि जीत हासिल करने के लिए उन्हें 52 वोटों की जरूरत थी। भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय विधायकों एवं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हृदय से मेरा आभार। कोविड पॉजिटिव होने के वजह से आज मैं आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया हूं, लेकिन शीघ्र ही आपके बीच आऊंगा। लखनऊ में केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में एक मजदूर की मौत हो गई। धमाके की आवाज से पास में ही रहने वाली 2 महिलाएं बेहोश हो गईं, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। धमाके से फैक्ट्री की छत को भी काफी नुकसान पहुंचा। धमाका होते ही वहां काम करने वाले मजदूर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस हादसे की वजह की जांच में जुट गई है। एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री है जिसमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है। तत्काल में यहाँ पे पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की सर्विसेज पहुँच गई थी। उसमें जब चेक किया गया था, उसमें ये पता चला कहीं पे आग वगैरह नहीं लगी है, कहीं पे किसी किस्म की गैस रिसर्व इस एरिया में नहीं हुई है, लेकिन 2 महिलाओं की इंजर्ड होने की सूचना थी। उनको तत्काल में हॉस्पिटल भेज दिया गया। हॉस्पिटल से ये पता चला वो लोग बिल्कुल सेफ, ठीक है। लेकिन दुखद न्यूज़ ये है कि एक जो लेबर हैं फतेहपुर के, उनकी इस एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। मैं जैसे बताया हूँ कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी टीम भी आ रही है, देख रही है, चेक करिए। उसके आधार पे जो भी आगे इन्फॉर्मेशन आएगी या कंप्लेंट्स आएगी, उसके हिसाब से जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम बिल्कुल करेंगे। दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की दरें 1/3 घट गईं। जानकारी के मुताबिक अस्पतालों में आइसोलेशन बेड के लिए हर दिन के हिसाब से 8 से 10 हजार रुपए देने होंगे, जिसके लिए पहले 24 से 25 हजार रुपए लगते थे। वहीं बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड की दर 13 से 15 हजार रुपए प्रतिदिन तय की गई, जो पहले 34 से 35 हजार रुपए थी। जबकि वेंटिलेटर के साथ आईसीयू बेड के लिए रोजाना 15 से 18 हजार रुपए लगेंगे, जिसके लिए पहले 44 से 54 हजार रुपए देने पड़ते थे। जानकारी के मुताबिक सभी नई दरों में पीपीई किट यानी कोरोना से बचाव के लिए जरूरी सूट, मास्क और दस्ताने भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर गठित वीके पॉल कमेटी की रिपोर्ट को गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी। शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस के दिन घर पर ही योग करने की अपील की। शिल्पा शेट्टी ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी से अपने घर पर ही योग करने की अपील की। मैं हमेशा कहती हूँ, योगा से ही होगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। चीन से विवाद के बीच खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ पूर्व सैनिकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें इन पूर्व सैनिकों ने अब भी देश के लिए अपनी सेवाएं देने की बात कही। हिंदुस्तान को अभी भी किसी भी समय जरूरत पड़ने पर हम मर मिटने के तैयार हैं। जय हिंद, जय हिंद। लद्दाख से सांसद जामग्याल शेरिंग नामग्याल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और साफ किया कि इस मामले पर भी लद्दाख की जनता सरकार के साथ है। जो भी सरकार निर्णय ले उसको हम लद्दाख वाले पूरे जो है सरकार के समर्थन में है। प्रधानमंत्री ने जैन आचार्य महाप्रज्ञ की 100वीं जयंती पर उन्हें याद किया और बताया कि उन्होंने योग से कई लोगों को तनाव से उबरने की कला सिखाई थी। योग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने डिप्रेशन फ्री लाइफ की कला सिखाई।
अनुष्का शर्मा की नेटफ्लिक्स पर जल्द रिलीज होने वाली फिल्म बुलबुल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। पूजो के दिन दिखा गई चुड़ैल महेंद्र को। खूनी इंसान है, आदमी है। किसी को देखा, कुछ सुना? नहीं। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ में तैनात कांस्टेबल संदीप ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। कांस्टेबल की मौत की वजह अभी साफ नहीं है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 34 साल के कांस्टेबल संदीप हरियाणा के झज्जर के रहने वाले थे। पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक से श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से इस साल होने वाली जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिस पर पुरी में कई श्रद्धालु भड़क गए और सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। उन्होंने राज्य सरकार के साथ बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट पर भी अपना गुस्सा उतारा और बीच सड़क पर एक बैनर में आग लगा दी। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने जमकर नारे भी लगाए। वहीं बीजेपी ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा बताकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की। ये तो बड़ा कठोर निर्णय है। कोरोना जिस तरीके से आगे उभर कर आ रहा है उसके सामने तो हमको ये मानना पड़ेगा। इस बीच जगन्नाथ मंदिर प्रशासन इस साल मंदिर के अंदर ही किस तरह पूजा होगी इसकी तैयारियों में जुट गया। दिल्ली के साकेत कोर्ट में क्राइम ब्रांच की टीम ने निजामुद्दीन मरकज मामले में 12 चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 12 अलग अलग देशों से तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने आए 41 विदेशी नागरिकों को आरोपी बनाया गया और इन सभी विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। इससे पहले 26, 27 और 28 मई को निजामुद्दीन मरकज मामले में क्राइम ब्रांच 47 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिनमें विदेश से आए तबलीगी जमात के 915 नागरिकों को आरोपी बनाया गया था। इस तरह मरकज मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 59 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिनमें 36 अलग अलग देशों के 956 विदेशी नागरिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हांगकांग में एक रेस्टोरेंट ने अपने यहां खाना बनाने से लेकर उसे डिलीवर करने तक के लिए कर्मचारियों की जगह मशीनों और रोबोटों को उतार दिया। बताया गया कि कोरोना वायरस के खतरे की वजह से रेस्टोरेंट ने कॉन्टैक्टलेस फूड सर्विस की शुरुआत की, जहां रेस्टोरेंट के किचन में शेफ नहीं बल्कि भारी भरकम मशीनें खाना बनाती नजर आईं। एक पैन के साथ रखे एक डब्बे में फेंटा हुआ अंडा रखा दिखा। जैसे ही चावल पककर तैयार हुए, डिब्बे में फेंटा हुआ अंडा पैन में पलट दिया गया। इसके बाद दूसरे डिब्बों ने भी खुद ब खुद कटी हुई सब्जियां पैन में डाल दी। पैन का ढक्कन बंद हुआ और चंद मिनट में एक फ्राइड राइस तैयार हो गए। मतलब किचन में शेफ की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब काम मशीन ने ही कर दिया। Chefs cooking that come with a lot of food safety issues. The dirty shoes, falling hairs, sick chef. रेस्टोरेंट में मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं दिखा। वहाँ खाना परोसने का जिम्मा वेटरों की जगह रोबोट संभालते नजर आए। एक तस्वीर में दिखा कि खाना लेकर रोबोट टेबल पर पहुंचा तो ग्राहक भी हैरान रह गए। रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर लेने के लिए भी कर्मचारी नहीं दिखे, बल्कि उनकी जगह एक टच स्क्रीन लगी नजर आई। और तो और रेस्टोरेंट से खाना लोगों के घरों तक डिलीवर करने का काम भी रोबोट ही करते दिखे। 佢調味方面佢係標準化嘅，咁所以嚟講咧，佢每一日嘅出品都係好。 गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बीजेपी के अभय भारद्वाज, रमीलाल बारा और नरहरी अमीन जीते हैं, जबकि चौथी सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल जीते हैं, वहीं भारत सोलंकी को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के पास पहले भी 3 सीटें थीं और पार्टी इसे बरकरार रखने में कामयाब रही। इससे पहले कांग्रेस के एतराज के बाद मतगणना में देरी हुई और विवाद की वजह से 4 घंटे बाद ही वोटों की गिनती शुरू हो सकी। पूरे देश में जितने राज्यसभा के चुनाव थे वहाँ सभी जगह पर 6 से 7 बजे तक रिजल्ट आ गया था, लेकिन गुजरात में कांग्रेस ने जिस तरह से गलत तरीका अपना के एप्लीकेशन डाल के ये विलम्ब करवाया है, लेकिन उनकी कोई चाल नहीं चली है, निष्फल हुए और भारतीय जनता पार्टी के हमारे तीनों उम्मीदवार का विजय हुआ है। हम सबके आभारी है। लद्दाख से बीजेपी सांसद जाम्यांग शेरिंग नामग्याल ने करगिल के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन की ऑडियो क्लिप अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगा। इस ऑडियो क्लिप में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया और चीन के साथ चल रहे तनाव पर भी विवादास्पद बयान दिया गया।
दावा है कि कांग्रेस पार्षद की यह बातचीत कश्मीर में किसी निसार खान नाम के आदमी से हुई। इस विवादास्पद ऑडियो क्लिप के वायरल होने पर कांग्रेस ने अपने पार्षद को नोटिस भेजकर सफाई मांगी और लद्दाख के आईजी ने भी उन्हें जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश जारी कर दिए। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता। ये ले का आधा हिस्सा जो है चाइना लेना चाहिए, बस लेना चाहिए कि ले गया है? आधा हिस्सा पूरा लेना चाहिए। अच्छा, तो परेशानी दूर हो जाएगी। हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ। फिर पता क्या होगा? फिर दिल्ली में और बाकी सब ठीक है। वो ले वालों की तो बड़ी वो चिंगपिंग कर रहे थे। हाँ, और सुनो, और पता क्या होगा? लद्दाख यूटी के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। फिर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फिर 370 हमें वापस मिलेगा। 370 की वजह से ये सब कुछ हो गया? उसी की वजह से ये सब हो गया। वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर तो बोलता है हम लद्दाख को इंडिया से जल्दी आजाद करा देंगे 1 महीने के अंदर। तो हमारा क्या होगा कश्मीरियों का? कश्मीर को भेज देंगे हम पाकिस्तान। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद लद्दाख के लेह में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन लद्दाख से बीजेपी सांसद जामग्याल शेरिंग नामग्याल की अगुवाई में किया गया और इसमें पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के लिए कुछ कार्यकर्ता हाथों में तिरंगे झंडे लेकर पहुंचे तो कुछ ने पार्टी के झंडे लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षद के बयान को देश विरोधी बताते हुए सभी प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और कांग्रेस से अपने पार्षद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। हालांकि कांग्रेस अपने पार्षद को इस मुद्दे पर नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी सांसद जामयांग नामग्याल ने कांग्रेस पर अपने पार्षद को बचाने का आरोप लगाया। पूरे कारगिल को बदनाम करने की कोशिश ये कर रहा है और कारगिल की काउंसिल चुप है, कारगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप है, कारगिल के कांग्रेस चुप है, सब उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में ऑस्ट्रेलिया से लौटे कांग्रेस विधायक वाजिब अली के वोटिंग में हिस्सा लेने पर विवाद हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया और वोट डालने पहुंच गए, जिसके बाद चुनाव अधिकारी ने उन्हें वोट डालने से रोक दिया। लेकिन बाद में वाजिब अली को चुनाव अधिकारी से पीपीई किट पहनकर मतदान करने की अनुमति मिल गई और उन्होंने पीपीई किट पहनकर वोट डाला। मतदान के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का भरोसा दिया। इस बीच बीजेपी ने वाजिब अली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उन्होंने महामारी एक्ट का उल्लंघन किया। जब वैकल्पिक व्यवस्था इनके पास और थी मतदान करने की, तो वो उसको उपयोग किए बजाय उनको लाके और विधायक और अधिकारियों के जीवन को संकट में डालने का काम कर रही है सरकार। हमने आपत्ति दर्ज कराई। होम आइसोलेशन के साथ साथ इंसान की जो जिम्मेदारियां हैं, जो जरूरतें होती हैं, जो कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उसके तहत आदमी अपनी ड्यूटी निभाएगा। As a responsible person and member of this legislative assembly, I have a duty to vote, and I came for voting. आके वो करवा लिया था टेस्ट, कोविड का टेस्ट करवा लिया गया है और वो भी नेगेटिव है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दो पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि मामूली बात पर शुरू हुई तू-तू मैं हाथापाई में बदल गई, जिसमें महिलाएं तक आपस में भिड़ी नजर आईं। वीडियो में दोनों तरफ के लोग महिलाओं को एक दूसरे से छुड़ाने की कोशिश करते दिखे। मामला शांत कराने के लिए एक पुलिस वाला भी डंडा लेकर आगे बढ़ा, लेकिन इतने लोग आपस में लड़ रहे थे कि पुलिस वाले को भी समझ नहीं आया कि डंडा चलाए किधर। झगड़े में लोगों की चप्पलें तक उतर गईं। थोड़ी देर बाद महिलाओं को एक दूसरे से दूर किया गया तो फिर दो आदमी लड़ाई पर उतर आए। जब मारपीट में लगे लोगों ने शांत होने का नाम ही नहीं लिया तो तंग आकर पुलिस वाला वापस ही चला गया। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में 3,000 के करीब मामले यहां पर सामने आए, जो एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। पिछले 24 घंटे में 66 लोगों की मौत के साथ ही मौत का आंकड़ा भी 2,000 को पार कर गया है। दिल्ली में अब तक 2,035 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जो कि 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। और इसी के साथ साथ 66 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। और ये अब पूरी दिल्ली की जो कुल संख्या अगर कोरोना मरीजों की देखें तो 50,000 के आंकड़े को पार कर गई है।
खाड़ी देशों से केरल लौटने वाले लोगों के लिए कोरोना का टेस्ट जरूरी करने के आदेश के विरोध में बीजेपी के युवा मोर्चा बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजधानी तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया और मार्च करते हुए सीएम आवास तक पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां लगे बैरिकेड को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद हालात संभालने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। हालांकि प्रदर्शनकारी पानी की बौछार के सामने भी डटे रहे। कुछ लोग तो पानी की बौछार से बचने के लिए सड़क पर बैठ गए, जबकि कुछ लोग सड़क पर ही गिर पड़े। पुलिस की इस सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से हटे नहीं, बल्कि सड़क के बीचों बीच बैठकर नारेबाजी करते रहे। प्रदर्शन में कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों का भी लोगों ने ध्यान नहीं रखा। न तो उन्होंने आपस में तय दूरी बनाई और न ही चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी समझा। गलवान में चीन के साथ हुई खूनी झड़प में शहीद हुए बिहार के जय किशोर का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के आखिरी दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हुई और देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। वैशाली की एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले जय किशोर के घर जब शव पहुंचा तो दूर दूर तक लोगों की भीड़ दिखने लगी। थोड़ी ही देर में शहीद के पार्थिव शरीर को सेना के जवान घर से लाकर एक ट्रक में रखने लगे। ट्रक को पहले से ही फूलों से सजाया गया था। थोड़ी ही देर में सेना का काफिला गंगा किनारे पहुंच गया, जहां दूर दूर तक लोगों की भीड़ दिखाई देने लगी। घाट है गंगा किनारे, जहां पर अंतिम विदाई उनको दी जाएगी, लेकिन प्रशासन के लिए लोगों को रोकना काफी मुश्किल हो रहा है। शहीद जय किशोर को श्रद्धांजलि देने के लिए सेना के अधिकारी ही नहीं, कई नेता और अफसर भी गंगा घाट पर पहुंचे। सेना के जवानों ने शहीद के सम्मान में बंदूकें झुका दी। देश की रक्षा के लिए जान देने वाले जय किशोर के पिता की आंखों में एक भी आंसू नहीं दिखा। देश के लिए बेटा मेरा शहीद हो गया और दूगो बेटा मेरा और बाकी है, वो भी देश के रक्षा के लिए वो तैयार हो। गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प में अकेले बिहार के 5 जवान शहीद हुए, जिनमें सहरसा के रहने वाले कुंदन भी शामिल हैं। कुंदन का पार्थिव शरीर जब उनके घर पहुंचा तो घर में मातम का माहौल बन गया और उनकी पत्नी शव को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पूरा परिवार शहीद की पत्नी को दिलासा देने और समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उनके आंसू बंद नहीं हुए। कुंदन कुमार के 2 बेटे भी हैं और दोनों बेटों के साथ उनकी पत्नी काफी देर तक शहीद के शव के पास बैठकर रोती रही। शहीद के परिवार को हिम्मत बंधाने के लिए पूरा गांव जमा हो गया। सुबह होते ही उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस दौरान भी लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और तिरंगे झंडे लहराते हुए दिखने लगे। अंतिम संस्कार से पहले भी तिरंगे में लिपटे शव के पास पत्नी काफी देर तक बैठी रही। बंदूकों से गोलियां दागकर सैनिक को आखिरी सम्मान दिया गया। बिहार के समस्तीपुर में भी शहीद अमन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा। घर से जैसे ही सेना के जवान पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए निकले, लोगों का हुजूम जमा हो गया। अमन कुमार अमर रहे के नारे गूंजने लगे और सेना के जवानों के लिए भीड़ के बीच से निकलना ही मुश्किल हो गया। सड़क पर ही नहीं, आसपास की इमारतों की छतों पर भी शहीद के आखिरी दर्शन के लिए लोग जमा हो गए। गंगा के घाट पर पहुंचते हुए भी लोग नारे लगाते रहे। शव के सामने परिवार का हर सदस्य हिम्मत हारता दिखने लगा। भारत और चीन में जारी विवाद के बीच सीमा पर 32 नई सड़कों के बनाने का काम जल्द पूरा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने ICBR यानी इंडो चाइना बॉर्डर रोड पर दूसरे चरण के तहत 32 सड़कों को बनाने के काम में तेजी लाने का फैसला किया है और इन सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी सीमाओं पर सड़क बनाने वाले संगठन BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और भारत तिब्बत सीमा की पर तैनात ITBP को दी गई। साथ ही इस काम में तेजी लाने के लिए 1500 मजदूरों को लद्दाख भेज दिया गया है, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में भी जल्द ही मजदूरों को भेजा जाएगा। हालांकि चीन इन सड़कों के निर्माण पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे अपनी प्राथमिकता बताया और साफ किया कि 32 नई सड़कों को बनाने के अलावा पहले से बनी सभी 73 सड़कों की मरम्मत का काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के साथ बैठक की। सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि LAC पर पहले कुछ जगहों पर हमारे जवान उनको नहीं रोकते थे, लेकिन अब सीमा पर जवान अच्छी तरह जवाब देते हैं। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर LAC में
अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं। सभी दलों की बैठक में पीएम ने सेना को पूरी छूट देने की बात भी कही कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमेरिका के न्यूजर्सी में एक गोल्फ क्लब ने गोल्फरों की मदद के लिए खास तरह के रोबोट तैनात किए। ये रोबोट गोल्फ खेलने वालों का सामान लेकर उनके साथ चल सकते हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये रोबोट एक गोल्फर का सामान लेकर उसके पीछे चलता नजर आया। उसके रुकते ही रोबोट भी रुक गया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ने रोबोट में रखी अपनी गोल्फ स्टिक निकाली और खेल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही दोबारा आगे बढ़ा, रोबोट फिर उसके पीछे चलने लगा। 3 पहियों वाले इस रोबोट में खास तरह का सेंसर लगा है जो गोल्फर को पहचान कर अपने आप उसके पीछे चल सकता है। Wants to walk alone, this will follow them with the remote that they attach to the back of their hip. इस रोबोट में गोल्फ स्टिक और जरूरत का दूसरा सामान आसानी से रखा जा सकता है। दक्षिण चीन के एक इलाके में पहाड़ खिसकने से गिरे मलबे की चपेट में आए एक स्कूटर सवार की जान बाल बाल बच गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पास में ही एक सड़क थी और कई गाड़ियां वहां से गुजरती दिखाई दी। तभी पहाड़ खिसकने से उसका मलबा सड़क पर आ गिरा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां से गुजर रहे उस स्कूटर सवार को पता तक नहीं चल सका और जब तक वो अपने स्कूटर को रोक पाता, मलबा उसके रास्ते में आ गया, जिससे वो स्कूटर समेत जमीन पर गिर गया। हालांकि अच्छी बात ये रही कि जमीन पर गिरते ही वो खड़ा होकर दौड़ पड़ा, लेकिन उसका स्कूटर मलबे में पूरी तरह से ढह गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़के ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए एक पुतले के साथ शादी कर दी। बताया गया कि लड़की न मिल पाने की वजह से लड़के की शादी नहीं हो पा रही और लड़के के 90 साल के बुजुर्ग पिता अपने जीते जी बेटे की शादी होते देखना चाहते थे। ऐसे में लड़के की शादी पुतले से ही कराने का फैसला किया गया। कोट पैंट पहनकर दूल्हे को तैयार किया गया और दुल्हन के तौर पर लकड़ी और घास फूस से बने एक पुतले पर साड़ी बांधी नजर आई। उसी पुतले को गोद में लिए दूल्हा फेरे लेता दिखा। इस अजीबोगरीब शादी में सभी रीति रिवाज भी निभाए गए और रौनक भी पूरी दिखी। बाकायदा पंडित को बुलाया गया और कई रिश्तेदारों ने भी शादी में शिरकत की। जैसे दुनिया में शादी होती है वैसा ही हुआ, पंडित आया और उसे सब किया। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी।